सभी लोग ज्वाइन करें सेशन को। वॉइस एक बार आ रही है कि एक बार एक कमेंट करके बता दें सभी लोग। चलिए, तो लास्ट क्लास हमारी हो रही थी राजपूत काल की। एंशिएंट हिस्ट्री हमारा खत्म हो चुका है। मुझे याद आया कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमने संगम काल नहीं पढ़ा। तो किसी भी दिन संडे को मैं क्लास लेके एंशिएंट हिस्ट्री वाले फोल्डर में आपकी जो संगम काल की वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि अपन जब चलेंगे ना धीरे धीरे आगे से पीछे की ओर, तो सारी चीजों को कवर करके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज को अपन छोड़ दें या कोई टॉपिक रह जाए। तो वहाँ संगम काल के कुछ क्लास आएंगी, दो एक वो ऐड कर दी जाएंगी। आज का मेरा जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला था वो त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के था। हम लोग कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के बात करेंगे कि किस तरीके से कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष स्थापित होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को लेकर के। राजपूत काल की दूसरी क्लास है। और आज की क्लास का अहम टॉपिक जो है वो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष रहेगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग सबके लिए, गुड आफ्टरनून सबके लिए, नमस्कार सबके लिए। आशीष जी गुड आफ्टरनून, प्रीति नमस्कार। वॉइस वीडियो क्लियर आ रहे हैं सब? अब देखिए, 6वीं शताब्दी का जब अंत हुआ था तो गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो गया था। यहाँ पे हम कुछ बातें समझेंगे कि 6वीं शताब्दी के अंत अर्थात गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध का महत्व घट गया। मगध का महत्व कैसा हो गया था? घट गया था। आपने देखा होगा हर्षवर्धन के काल में ही कन्नौज को उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी महत्ता प्राप्त हो चुकी थी। उत्तर भारतीय युग में क्या हुआ कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो जो वैभव, जो प्रतिष्ठा मगध की हुआ करती थी, वो वैभव और वो प्रतिष्ठा किसको प्राप्त हो गई? कन्नौज को प्राप्त हो गई। ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में ही मगध का महत्व घट गया। उसके स्थान पर यह महत्ता कन्नौज को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? कन्नौज को प्राप्त हुई। हर्षवर्धन के काल में ही बात करेंगे कि हर्षवर्धन के कन्नौज आधिपत्य के समय से ही क्या माना जाने लगा था कि कन्नौज पर नियंत्रण करना उत्तरी भारत पर प्रभुत्व जमाने के लायक माना जाने लगा था। यानी आधिपत्य के समय से ही कन्नौज का नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व समझा जाने लगा था। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि भाई कन्नौज की स्थिति क्या हुई थी। संजना गुड आफ्टरनून आपके लिए। कन्नौज जब हर्षवर्धन के शासन में था तो वहीं से कन्नौज को उत्तरी भारत का एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि मान सकते हैं। यानी कि उत्तरी भारत पर शासन अगर किसी को करना है तो उसको अपना प्रभुत्व उत्तरी भारत में जमाना है तो क्या कर लेंगे हम लोग? कन्नौज पर आक्रमण कर लेंगे, कन्नौज को कैप्चर कर लेंगे। अब इसी टाइम हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के जस्ट बाद 711-712 ईस्वी में आपको एक चीज दिखाई देती है।
अरबी आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। तो जब अरबों का आक्रमण हुआ, अरब आए, भारत में लूटपाट करके चले गए। उस आक्रमण के टाइम पर, उस आक्रमण के जस्ट बाद में भारत में 3 शक्तियां, पहली गुजरात व राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दूसरी शक्ति थी दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश और तीसरी शक्ति थी बंगाल के पाल वंश। इन तीनों महत्वपूर्ण शक्तियों में आपस में क्या होगा, यहां पर ये त्रिपक्षीय संघर्ष बनेगा। ये कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से आइए, अब समझते हैं इसको कैसे आएगा ये। अरबी आक्रमण के पश्चात, अरबी आक्रमण के पश्चात या के उपरांत भारत में 3 शक्तियां प्रभावी थी। अब वो 3 शक्तियों के नाम अगर मैं गिना दूं आपको, वो 3 शक्तियों के नाम क्या थे? सबसे पहला नाम था गुजरात और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार। थर्ड क्या था? दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा बंगाल का पाल वंशीय शासन। इन तीनों शक्तियों में आपस में अब क्या होगा, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के लगभग 200 वर्षों तक, 8वीं शताब्दी से और 10वीं शताब्दी के बीच में इन 3 महाशक्तियों में क्या होता है? संघर्ष होता है। और इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के इन्होंने यह संघर्ष जारी किया था। एक बार मुझे बताएं कि ये बात क्लियर हो गई कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन के बीच हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? तो जो मगध का महत्व था प्राचीन काल में, कि भाई मगध सबसे बड़ा, सबसे पहला विशाल साम्राज्य था। मगध पर जो व्यक्ति अधिपत्य कर लेगा वो बड़ा शक्तिशाली शासक माना जाएगा, शक्तिशाली राजा माना जाएगा। तो मगध का जो व्यापारिक, सामाजिक, सामरिक या राजनीतिक जो महत्व था वो घट गया गुप्तों की मृत्यु के साथ ही। और वो महत्व हर्षवर्धन ने जब कन्नौज को कैप्चर किया तो वहां से शुरू हुआ कन्नौज के लिए। और कन्नौज पर प्रभुत्व जमाना संपूर्ण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व जमाने जैसा समझा जाने लगा। और उस स्थिति को इन 3 महाशक्तियों ने देखा। जब अरबी आक्रमण हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ तो अरबों के बाद 8वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में इन 200 सालों में ये 3 महाशक्तियां आपस में क्या करती हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष करती हैं। देखिए, लगभग बात करेंगे तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 200 वर्षों तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इन 3 महाशक्तियों में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 महाशक्तियां कौन कौन सी थी? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन 3 महाशक्तियों में आपस में होने वाले संघर्ष को ही हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। प्रतिहार, राष्ट्रकूट में आपस में होने वाले संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये
जो है सफलता जो है अंतिम रूप से इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों को मिलती है, त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इसमें अंतिम रूप से सफलता प्रतिहारों को मिली। हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के कारणों को लेकर के। तो कन्नौज की तत्कालीन स्थिति का सुदृढ़ होना, इसके अलावा सेकंड नंबर लेंगे कन्नौज का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक महत्व होना। कन्नौज का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक महत्व होना और बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतने के लिए संघर्ष। तीसरा कारण था कि भैया बनारस से बिहार तक का क्षेत्र जीतने के लिए संघर्ष। ये तीन बिंदु आप लोग मानेंगे कि ऐसा रिसेंटली क्या कारण बन गया था जिससे कि ये माना जा सकता है कि कन्नौज पर जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अब ये जो संघर्ष है वो कई चरणों में चलेगा, उस चरण को हमें यहाँ पे एक बार क्लियर करना है कि किन किन चरणों में ये चलता है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे प्रथम चरण की। संघर्ष के जो चरण थे, जिसमें प्रथम जो चरण आपको दिखाई देता है संघर्ष के चरण, और इसमें प्रथम चरण लेंगे हम लोग 783 से लेकर के और लगभग 795 के बीच में चला। पहला जो चरण था कब चला? 783 से 795 में। इसमें क्या हुआ, जो प्रतिहार शासक था बथराज, उसने धर्मपाल जो था पाल वंश का शासक था, और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इन तीनों के मध्य में संघर्ष हुआ। तो पहले चरण में कौन कौन से शासक आ जाएंगे? आपको प्रतिहार शासक क्या दिखाई देगा? प्रतिहार शासक कौन था यहां पर? वथराज। पहले चरण की बात कर रहा हूं। इसमें पाल नरेश कौन था? धर्मपाल। और इधर तीसरा व्यक्ति कौन था? राष्ट्रकूट नरेश। यहां पे कौन था? ध्रुवसेन। तो पहला जो संघर्ष हुआ है वो इन लोगों के बीच में हुआ है। यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। जिसने क्या किया? इस वत्सराज ने इस धर्मपाल को पराजित किया। क्या किया? सबसे पहले इसने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि इस ध्रुवसेन ने इस वत्सराज को पराजित कर दिया।
पहले चरण में ये स्थिति आई। 3 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति कौन था? प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुवसेन। पहले इस प्रतिहार शासक ने पराजित कर दिया धर्मपाल को, लेकिन फिर क्या हुआ, ध्रुवसेन ने वत्सराज को पराजित कर दिया। परंतु तभी क्या हुआ कि इनके इस राष्ट्रकूट दरबार में एक स्थिति खड़ी हो गई, उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया। और इस स्थिति को लेकर के ध्रुव कहां चला गया? दक्षिण में लौट गया, क्योंकि राष्ट्रकूट दक्षिण के थे, ये लौट गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? धर्मपाल ने वापस आकर के कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो यहां पर यह बात आपको स्पष्ट तौर पर लिख करके समझनी है। तत्कालीन समय में राष्ट्रकूट दरबार में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ तो ध्रुवसेन को दक्षिण जाना पड़ा। अतः फिर से कन्नौज पर धर्मपाल ने अधिकार कर लिया। पांच चरण होंगे लगभग इसके। मैं आपसे पूछ रहा हूं मनीता, गुड आफ्टरनून आपके लिए। पहला चरण क्लियर हुआ माइंड में? बताओ। अरे पहला चरण क्लियर हो गया क्या माइंड में? पहला चरण क्या है? प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल नरेश धर्मपाल, राष्ट्रकूट ध्रुव नरेश। ध्रुव जो राष्ट्रकूट नरेश था वो ध्रुव था। प्रतिहार ने इनको पालों को हरा दिया और बाद में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हरा दिया। लेकिन इनके समय, क्योंकि ये कन्नौज उत्तर भारत में है, राष्ट्रकूट दक्षिण से लड़ने आए थे, राष्ट्रकूटों के दरबार में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई कि उत्तराधिकार का प्रश्न छिड़ गया। और बिल्कुल उत्तराधिकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्रुव को कहां जाना पड़ा? दक्षिण जाना पड़ा। और जैसे गया तो फिर धर्मपाल ने वापस से क्या कर लिया? कन्नौज पर कैप्चर कर लिया। तो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। ओके संजना एंड प्रीति, यही चीज है कि लाइव क्लास पढ़ते हो तो ऐसे मजा आता है। मैं जब पूछता हूं तो आप आंसर किया करो, ताकि चीजें आपके और मेरे दोनों में। अभी नहीं, अभी तो 17-18 मिनट क्लास चली हुई है। फर्स्ट राउंड किया है हमने एक, है ना। अब दूसरे चरण पे बात करते हैं। दूसरा जो चरण था, दूसरे चरण में क्या हुआ था? 814 से लेकर के और लगभग 833 के बीच में दूसरा चरण चलेगा। इस चरण में क्या हुआ? नागभट्ट द्वितीय आया था और इसके विरुद्ध में गोविंद तृतीय का अभियान जो हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो नागभट्ट द्वितीय और एक तरफ गोविंद तृतीय। इसमें क्या हुआ था कि इस नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध गोविंद तृतीय, धर्मपाल और चक्रायुध की समग्र शक्ति का प्रयोग होने से न केवल ये परास्त हुआ, बल्कि अपने प्राणों की रक्षा हेतु उसको भागना भी पड़ा था। तो ये पूरी चीजें आपको यहां पे समझते। सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड क्या था आइएगा बात करते हैं। सेकंड राउंड में क्या हुआ, हम बात करेंगे द्वितीय चरण की। द्वितीय जो चरण था वो चला था आपका 814 से लेकर के लगभग 833 तक। ठीक है। इसमें क्या हुआ? नागभट्ट प्रथम वर्सेस गोविंद तृतीय। नागभट्ट प्रथम वर्सेस गोविंद तृतीय, इनका अभियान बहुत महत्वपूर्ण था। एक्चुअली नागभट्ट द्वितीय रहेगा, ये नागभट्ट प्रथम नहीं रहेगा। नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय। अब क्या हुआ था इस अभियान में, जो सेकंड वाला था, इसमें नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध में इस गोविंद ने एक संघ बनाया था, जिसमें गोविंद तृतीय, धर्मपाल और चक्रायुध। तो इसने क्या किया कि इस व्यक्ति के विरुद्ध, इसने क्या किया, इसके विरुद्ध
जो शक्ति का प्रयोग किया गया था यानी कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध जो शक्ति का प्रयोग किया, उस प्रयोग में धर्मपाल तथा चक्रायुध जैसे व्यक्ति शामिल थे। यहां पे क्या हो रहा है कि धर्मपाल, चक्रायुध, गोविंद तृतीय मिलकर के क्या कर रहे हैं, नागभट्ट द्वितीय के क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उस पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि इस समग्र शक्ति के प्रयोग से यह ना केवल परास्त हुआ बल्कि इसको अपने जो है प्राणों की रक्षा हेतु भागना पड़ा। अब यहां भी क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, परास्त हो गया। परास्त होकर अपने प्राण बचाकर नागभट्ट द्वितीय को भागना पड़ा। लेकिन तभी क्या हुआ, वही स्थिति आ गई। यहां पर भी हम बात करेंगे इस गोविंद तृतीय की। ये राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक था। अब इसको क्या करना पड़ा, इसने नागभट्ट को परास्त तो कर दिया, शामिल से इधर से खूब शक्तियां ले ली, धर्मपाल को भी साथ ले लिया, चक्रायुध को भी साथ ले लिया, लेकिन अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इस गोविंद तृतीय को वापस दक्षिण की ओर लौटना पड़ा। इतिहास में जब भी आपको दो राजधानियों का कॉन्सेप्ट दिखता है, चाहे वो सल्तनत काल में हो, चाहे वो कनिष्क के टाइम पर हो, तो वो सब इसीलिए था कि एक साथ पूरी लंबी दूरी की जगहों को मेंटेन नहीं किया जा सकता था। तो ये लोग वापस क्या हुआ, लेकिन एक विशेष पॉइंट पे लिखेंगे कि लेकिन अपने राज्य की आंतरिक समस्याओं को निपटाने के लिए गोविंद तृतीय को दक्षिण की ओर लौटना पड़ा। दक्षिण की ओर लौटना पड़ा। तो इस तरीके से प्रीति शर्मा पूछ रहे सर कितने बजे से होता है क्लास। प्रीति क्लास का टाइम देखो फिक्स नहीं होता, मैं आपको बात बताऊं, मैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अनअकैडमी पे क्लास लेता हूँ। ठीक है, 10 से 12 बजे तक अनअकैडमी पे क्लास लेता हूँ। अब आप लोग क्या है कि यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको अनअकैडमी पे मेरी 10 से 12 की क्लास भी लेनी चाहिए। पढ़ने की कोई लिमिट्स नहीं होती, और वहां मैं अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ बहुत बढ़िया लेवल से, और वो क्लास फ्री होती है, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे के बाद मैं इसको एटलीस्ट 12 से 12:30 के बीच में कभी भी शुरू ही कर लेता हूँ। कई बार 12 बजे कर देते हैं, कई बार 12:15 बजे कर देते हैं, कई बार 12:30। तो 12:30 से लेट अगर मैं हो जाता हूँ तो फिर मैं शुरू नहीं करता। तो इसका ये रहेगा 12 बजे, 12:15 बजे या 12:30 तक अपन इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक है ना, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। तो ये हो गया सेकंड चरण। अब बताओ मुझे एक बार कमेंट्स करके कि सेकंड चरण क्लियर हो गया सबका। अरे सेकंड चरण क्लियर हो गया क्या, बताओ। अरे सेकंड चरण क्लियर हो गया सबका। फर्स्ट चरण में क्या हुआ, सेकंड चरण में नागभट्ट द्वितीय को गोविंद तृतीय ने संयुक्त शक्तियों के साथ मिलकर के परास्त कर दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसको भागना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट गोविंद तृतीय के सामने समस्या आ गई। अपने राज्य के लिए, उनकी आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए इसको वापस दक्षिण की ओर जाना पड़ा। अब बात करेंगे इसके थर्ड चरण को लेकर के। तीसरा जो चरण है, तीसरा जो चरण आएगा वो 795 से 814 के बीच में रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, पाल और प्रतिहारों के बीच में ही केवल संघर्ष हुआ था। इसमें संघर्ष पाल वर्सेस
प्रतिहारों के बीच में रहा था। राष्ट्रकूट इससे दूर रहे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस नंबर के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने भाग नहीं लिया। तो तीसरे नंबर के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने भाग नहीं लिया। अब क्या था कि प्रतिहारों में वत्सराज की मृत्यु हो गई थी और वत्सराज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसके पश्चात उसने धर्मपाल को भी पराजित किया था। राजपूत शासक गोविंद तृतीय ने क्या किया था, नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर कन्नौज पर अपना वापस अधिकार लिया था। और इस नागभट्ट द्वितीय को अभी जो सेकंड चरण की घटना है मैं बता रहा हूं। तीसरा चरण केवल इतना समझना है आपको। यहाँ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे आप ये बात रख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई है कि प्रतिहारों में वत्सराज की हो गई थी मृत्यु और वत्सराज की मृत्यु के बाद आया था इसका कौन, बेटा, जिसका नाम क्या था, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था, इसने पराजित किया था किसको, इसने पराजित किया किसको, चक्रायुद्ध को। कहां पर, कन्नौज से भगा दिया था, चक्रायुद्ध से कन्नौज छीना था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था, इधर अभी जो हमने सेकंड चरण पढ़ा है कि गोविंद तृतीय प्लस धर्मपाल प्लस चक्रायुद्ध, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया था, इस नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, ये सेकंड राउंड की बात हुई थी। लेकिन सेकंड राउंड से पहले की पृष्ठभूमि ये थी कि वत्सराज की मृत्यु के बाद नागभट्ट आया था। नागभट्ट ने क्या किया था, कन्नौज से चक्रायुद्ध को हराया था, धर्मपाल को भी हराया था और राष्ट्रकूटों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो ये सब मिल गए थे इसके खिलाफ। अब तीसरे राउंड में क्या हुआ कि तीसरा राउंड चला था 795 से 814 तक। ये केवल पालों में और प्रतिहारों में चला, राष्ट्रकूट इसमें आए नहीं। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें। अरे तृतीय चरण द्वितीय से पहले कैसे हो जाएगा यार, आशीष कुमार, तृतीय चरण द्वितीय से पहले कैसे हो जाएगा बताओ। ये उल्टा लिखा दिया मैंने, ये बात आप कह रहे हो बिल्कुल। अब कहानी होगा तो द्वितीय चरण बाद में, लेकिन ये डेटें सही है। मेरी बात सुनो, जो आपका कंफ्यूजन है वो सही है। आप कहना क्या जा रहे हो सर, तृतीय चरण द्वितीय से पहले हुआ था क्या। मैंने यहाँ द्वितीय चरण आपको 814 से 833 दिखाया है। उससे पहले मैं आपको ये वाली स्थिति बता रहा हूँ कि जो तीसरा चरण था, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ था कि 795 से 814 में ये द्वितीय चरण था। नंबर इन पे अलग अलग डल गए हमारे। रुकिए एक मिनट, हाँ ये एक्टिवनेस अच्छी दिखाई आपने। ये सेकंड चरण रहेगा। यानी ये कहा जाएगा कि द्वितीय चरण में पालों ने और प्रतिहारों ने हिस्सा लिया था। द्वितीय चरण में वापस समझिए, यही है बेटा 795 से 814 द्वितीय। देखो 800 सॉरी संघर्ष के चरण, तो 783 से 795 पहला, ये द्वितीय 814 ये वाला 795 से 800 ये होगा द्वितीय, और इसको अपन तृतीय लिखेंगे। ये तीसरा चरण था, बस दूसरे तीसरे पे मिस्टेक हो गई। डेट भी अभी आपकी मेंशन हो जाएंगी, वापस देख लो। 795 में फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड राउंड आपका खत्म हो रहा है कहां, 814 में, और थर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं 814 से 833 तक। अब ये था, अभी बताओ क्लियर हो गई सारी बातें। हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वापस आ जाओ। प्रथम चरण में क्या हुआ, दोबारा समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतिहार शासक वत्सराज ने धर्मपाल जो कि पालों का राजा था, इसको पराजित कर दिया, स्वयं ध्रुवसेन से पराजित हुआ। ध्रुवसेन की स्थितियां ऐसी थी कि उसको वापस जाना पड़ा, तो वो दक्षिण में चला गया।
अब आया हमारा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में पाल और प्रतिहारों ने हिस्सा लिया। पाल और प्रतिहारों ने हिस्सा कैसे लिया कि वत्सराज की मृत्यु के बाद में नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुद्ध को हरा करके, पाल शासक था चक्रायुद्ध, क्योंकि राष्ट्रकूट तो पहले राउंड में ध्रुवसेन तो चला गया था दक्षिण और धर्मपाल ने अधिकार कर लिया था, तो वहां पे धर्मपाल को भी इसने हराया और चक्रायुद्ध को भी हराया। किसने? नागभट्ट ने। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि दक्षिण से फिर वो एक शक्ति आई, कौन सी? गोविंद तृतीय, और ये तीनों मिलकर के इन्होंने नागभट्ट को भगा दिया था वहां से। ये कहानी थी। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। ठीक है। तो तीसरा जो चरण है ये यहां पे दिखाई देगा, जिसमें ये जो चरण बना गोविंद तृतीय ने इनके साथ में स्थिति बनाई, यानी कि दूसरे चरण की कहानी केवल ये रहेगी। ये जो कहानी मैंने इसमें ऐड की है यहां से, ये कहानी मैंने तीसरे राउंड की तो ऐड की है इसमें। इस बात को ऐसे समझना है आपको, इसको रुकिए। हाँ, ये जो गोविंद तृतीय धर्मपाल चक्रयुद्ध वाली जो मैंने बात बताई आपको, ये तीसरे राउंड की बात बताई, तो दूसरा राउंड केवल इतना ही है। अभी मुझे बताओ एक बार, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्लियर हो गया ना सबका? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? बाद में कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे। आशीष, संजना और प्रीति, कोई दिक्कत किसी को? ये जो गोविंद तृतीय धर्मपाल चक्रयुद्ध की बात मैंने ऐड की है, ये तीसरे राउंड की है। यहाँ पे तीसरा चरण है। ठीक है। और ये द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में पाल प्रतिहारों में संघर्ष हुआ था, नागभट्ट ने धर्मपाल और चक्रायुद्ध को हराया था। सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड में क्या हुआ था? थर्ड राउंड में गोविंद तृतीय के साथ में चक्रायुद्ध और धर्मपाल ने मिलकर के नागभट्ट द्वितीय को ठोका था। ये कहानी थी यहां तक की। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सा नंबरिंग में वहां मिस्टेक आ गई थी। और अब हम बात करेंगे इसके चौथे राउंड पर। चौथा राउंड हुआ इसका, देखिए चौथा राउंड हुआ था 833 से और लगभग 55 के बीच में। चतुर्थ चरण 833 से लेकर और अप्रोक्स 855 तक। ठीक है। चौथा जो राउंड था, इसमें क्या थी कहानी कि प्रतिहार शासक था रामचंद्र। प्रतिहार शासक कौन था? रामचंद्र। ये एक दुर्बल शासक था। कैसा शासक था? दुर्बल शासक था। दुर्बल व्यक्तित्व साबित हुआ। दूसरी ओर क्या था? पाल वंश के धर्मपाल और देवपाल जैसे जो शासक थे, उनको वहां पर एक पावरफुल पोजीशंस मिली हुई थी। ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन थे? पाल वंश के शासक। पाल वंश में इस तरफ धर्मपाल और देवपाल जैसे शक्तिशाली शासक थे। कैसे शासक थे? शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। ठीक है। तो इसने क्या किया? देवपाल ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों शासकों को परास्त किया। यहां पर जो देवपाल है, देवपाल ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार दोनों को पराजित किया एवं पालों की सर्वोच्चता सिद्ध कर दी। ये कहानी क्लियर है चौथे राउंड की? चौथे राउंड में क्या हो रहा है? प्रतिहारों का शासक रामचंद्र तो दुर्बल है, उधर पाल वंश में शक्तिशाली शासक धर्मपाल जैसे, और धर्मपाल के बाद हुआ था देवपाल, दोनों ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है। धर्मपाल और देवपाल दोनों। अब इस देवपाल ने, धर्मपाल तो पुराने टाइम का हो गया, तो देवपाल ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों को और प्रतिहारों को यहाँ पे पराजित किया और वापस जाकर के इसने क्या किया कि इस वंश पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि इसने क्या किया? पालों की सर्वोच्चता जो है वो सिद्ध कर दी थी। ये चीज अब समझनी होगी। बताओ, फोर्थ राउंड क्लियर हो गया और पांचवा राउंड 855 से और 910 के बीच में चलेगा। पांचवा राउंड कब चलेगा? 810 से लेकर के अप्रोक्स 910 के आसपास।
पांचवा चरण ये रहेगा आपका 855 से और 910 के आसपास। इस पांचवें राउंड में क्या हुआ था समझिए। पांचवें राउंड में देवपाल, जो अभी मैंने बताया चौथे राउंड में, उस देवपाल का उत्तराधिकारी था विग्रहपाल और नारायणपाल, दो व्यक्ति। अपन बात करेंगे किसकी? देवपाल के उत्तराधिकारियों की। तो देवपाल और इसके उत्तराधिकारी थे कौन? एक तो था विग्रहपाल, ठीक है, और एक था नारायणपाल। अब ये कैसे थे? कमजोर शासक थे। ठीक है भाई, कैसे थे? कमजोर शासक थे पांचवें राउंड में। दूसरी ओर क्या था? प्रतिहार वंश में महापराक्रमी मिहिरभोज और महेंद्रपाल जैसे शासक इस टाइम पर हुए थे। इधर क्या था? प्रतिहार वंश में पराक्रमी शासक कौन हुए? मिहिरभोज और महेंद्रपाल। तो ये पांचवा राउंड चलेगा आपके, नहीं चलेगा बताओ? तो एक तरफ प्रतिहार शासक, और ये फिर अब यहां क्या करते हैं? अतः प्रतिहार फाइनली उत्तर भारत में अपना आधिपत्य जमाने में सफल रहे। ठीक है, ये राउंड रहेंगे। तो ये 5 राउंडों में क्या चला आपका? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष चला। बीच में केवल लेखन की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक आई थी, दूसरे और तीसरे राउंड में आप लोगों को दिक्कत आई थी। तो अगर वहां कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे बढ़े, बताओ, या फिर और एक बार रिकॉल करवाऊं उस पुरानी चीज को अगर वो रह गई है तो। आई थिंक मेरी क्लास में 80-90 वीडियोज में ऐसी चीज पहली बार ही हुई होगी जब मैं लिखने में कोई मिस्टेक कर गया, तो वो बाय द वे हो जाती है कई बार। तो यहां तक बताओ 5वां चरण। 6वां चरण हम 910 से स्टार्ट करके इसके अंत तक पढ़ेंगे, एक चरण और लेंगे इसमें। तो आप मुझे कमेंट करें, एक बार बताएं फटाफट क्या रहेगा। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब अपन 6वें चरण पे और थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। 6वां चरण क्या रहेगा इसका? 6वां चरण ये 910 से और अंत तक चलेगा। ठीक है, इस समय क्या हुआ था? इस समय महिपाल मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला महिपाल पाल वंश का एक शासक है। नारायण पाल और इनके बाद आएगा। ठीक है, इस चरण में महिपाल के समय पाल वंश की शक्ति का अंत हो चुका था। ठीक है, इस महिपाल के समय पाल वंश की शक्ति का अंत हो चुका था। इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश भी पतन की ओर था। राष्ट्रकूट वंश भी कहां पर था? पतन की ओर था। ठीक है, पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी स्थिति का लाभ उठाकर
इस स्थिति का लाभ उठा करके क्या हुआ, महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और कन्नौज पूर्ण रूप से प्रतिहारों के साथ हाथ में आ गया। ये जो महिपाल है ये पाल वंश का शासक नहीं रहेगा, पाल वंश की शक्ति इसके समय अंत हुई थी, ये प्रतिहारों का ही शासक है, प्रतिहार शासक था ये इस समय पर 910 से आगे महिपाल नाम का। इसके समय पाल वंश की शक्ति का अंत हो गया और इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश की भी पतन की ओर चला गया था, और इस स्थिति को हम लोग इस तरीके से क्लियर करके चलते हैं। तो इस प्रकार से इस चरण में इस संघर्ष का अंत हुआ, और इस संघर्ष के अंत में क्या होता है, यानी कि यहाँ पर प्रतिहारों का कन्नौज पर पूरे तरीके से आधिपत्य हो गया और छोटे छोटे संघर्ष जो है वो आगे बढ़ते रहे थे। ये कहानी आपको यहाँ पे समझ के चलनी है। अब हम लोग जो शासक थे, ये तो त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ा, त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज में आपको पढ़ा चुका था, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में वत्सराज जो शासक था, राजनीतिक इतिहास की बात करेंगे तो वो पढ़ लिया था। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आया था, तो अब नागभट्ट द्वितीय और इनसे आगे की बात करेंगे जो राजनीतिक इतिहास है इसको लेकर के। तो अगला शासक लिखेंगे अब आप लोग नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार वंश का शासक है सेकंड नंबर पे। ठीक है, टाइमिंग 795 से 833 रहेगी इसकी। कौन सी रहेगी? 795 से लेकर के 833 के आसपास नागभट्ट द्वितीय आ जाएगा। इसने क्या किया था, इसका अगर अपन इतिहास निकालने का प्रयास करें तो ग्वालियर अभिलेख से हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख से हमें इसके बारे में क्या पता चलता है कि इसने आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग, चार जगह आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को परास्त किया था। ठीक है, तो ग्वालियर अभिलेख से हमें इसके बारे में पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने आंध्र, कलिंग, सैंधव और विदर्भ के राजाओं को परास्त किया। ठीक है, ये नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धि थी। उत्तर में मत्स्य एवं मालवा के शासकों को भी इसने परास्त किया था, और पश्चिम में मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त किया था। पश्चिम में मुस्लिम आक्रांताओं को परास्त किया हुआ था। इसके अलावा इसने कन्नौज शासक चक्रायुद्ध को पराजित किया था।
धर्मपाल के बारे में भी हमारी बात हुई थी उस संघर्ष में, ठीक है। और कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया, परास्त किया एवं कन्नौज को राजधानी बनाया। कन्नौज को राजधानी बनाया ठीक है। अब कन्नौज की राजधानी मतलब कन्नौज किसकी राजधानी हो गई? नागभट्ट द्वितीय की। चक्रायुध से इसने छीन लिया। अब इसी समय क्या हुआ, कन्नौज पर वापस धर्मपाल ने आकर के आक्रमण किया था। धर्मपाल और इस नागभट्ट द्वितीय के बीच में मुंगेर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें इस नागभट्ट की ही विजय होती है, जो सेकंड राउंड में मैंने बताया था आपको कि नागभट्ट ने चक्रायुध और धर्मपाल दोनों को हराया था। तो चक्रायुध से तो इसने कन्नौज के शासक को हरा करके कन्नौज को खुद की राजधानी बना लिया। जब ये शासन कर रहा था वहां पे, तो वापस में फिर वहां पे आकर के धर्मपाल इसको छेड़ता है, और धर्मपाल आकर के जब इसको छेड़ता है तो धर्मपाल इसके साथ मुंगेर नामक स्थान पर युद्ध करता है। उस युद्ध में भी नागभट्ट द्वितीय की विजय हो जाती है, ठीक है। तो कन्नौज को इसने राजधानी बनाया। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कहानी समझ आ रही है आपको? बोलो यस एंड नो। कन्नौज पर आक्रमण किया, ठीक है। अब वापस एक युद्ध होगा, वो युद्ध होगा नागभट्ट द्वितीय वर्सेस धर्मपाल, ठीक है। अब इसमें धर्मपाल क्या हो गया? पराजित हो गया, ठीक है। धर्मपाल पराजित हो गया। यह युद्ध मुंगेर नामक स्थान पर लड़ा गया था। कहां पर हुआ यह युद्ध? बिल्कुल संजना, तो यह युद्ध हुआ था मुंगेर नामक स्थान पर। इस युद्ध में विजय प्राप्त की किसने? नागभट्ट ने। इस विजय के पश्चात नागभट्ट ने उपाधियां धारण की थी, ठीक है, जिसमें परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। उपाधियां धारण की। आप सोचिए आप कितना बेस्ट रहेगा ये। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ जाएगी। नमस्कार खातून जी, गुड आफ्टरनून आपके लिए। आप सुनिए साहब, आगे की कहानी कैसे आएगी? आगे की कहानी को सुनो। नागभट्ट द्वितीय वर्सेस गोविंद तृतीय के मध्य में भी युद्ध हुआ था। वो हमने राउंड में पढ़ ही लिया पूरा। गोविंद तृतीय जो के मध्य में एक युद्ध हुआ, ठीक है भाई। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में गोविंद तृतीय ने, आपको पता ही है कि मतलब जो है धर्मपाल को और चक्रायुध को साथ में लेकर के गोविंद तृतीय इसको नागभट्ट को पराजित किया था। बिल्कुल प्रीति मुंगेर बिहार में है, घूम के आइए। आप भी बिहार में हो, है? आप भी तो बिहार में हो, घूम के आइए मुंगेर जाके कभी। तो नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के मध्य में एक युद्ध हुआ था, जिसमें नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ था। आपको याद होगा, ये हार गया था इस युद्ध को और जान बचा करके भागा था, ठीक है। और बाद में इस व्यक्ति ने क्या किया, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसने अपने प्राण बचाने के लिए गंगा में समाधि ले ली थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसने क्या कर लिया? अच्छा, आपके घर के पास है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो नागभट्ट द्वितीय गंगा में क्या ले ली?
समाधि ले ली, और ये गोविंद तृतीय जो है इसका साम्राज्य जो है इस जगह पर वापस आ जाता है। काठियावाड़ ग्वालियर और ग्वालियर तक अप्रोक्स जो है ये अपना राज्य विस्तारित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ये कहानी थी नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय की कहानी का अंत हो गया, ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय के बाद अप्रोक्स 836 से लेकर के 885 तक अब एक बहुत अच्छा शासक आएगा, मिहिर भोज। प्रतिहारों में मिहिर भोज का अपना एक रोल है, ठीक है। तो नागभट्ट के बाद एक शासक रामभद्र आया था बीच में, लेकिन मिहिर भोज अपने पिता की हत्या करके, रामभद्र इसका पिता था मिहिर भोज का, हालांकि नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र शासक बना था, वो निर्बल दुर्बल शासक था, मैंने बताया था। मिहिर भोज ने उसकी हत्या कर दी अपने पिता की, और अपने शासन को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। इसी में हम जब बात करते हैं इस मिहिर भोज के बारे में, तो इस मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। जैसे आपने महाजनपद काल में अजातशत्रु के बारे में सुना था, प्रथम पितृहंता, वैसे ही प्रतिहारों का पितृहंता किसको कहते हैं? मिहिर भोज को कहते हैं। लेकिन इसके समय पर प्रतिहारों की शक्ति जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तो आइएगा जानते हैं मिहिर भोज के बारे में। मिहिर भोज का टाइमिंग 836 से 885 तक। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मिहिर भोज की। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र शासक बना। निर्बल शासक था। इसका पुत्र था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने इसकी हत्या कर दी। इस कारण इस मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहते हैं। ठीक है, मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की शक्ति अपने चरम पर थी। ये बात क्लियर हो गई किस तरीके से मिहिर भोज जो है शासन में आता है। तो इसके समय पर क्या हुआ? प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मिहिर भोज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था। किसको संरक्षण दिया? मिहिर भोज ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया। भगवान विष्णु का उपासक था, इसलिए इसे आदि वराह की उपाधि भी दी जाती है। भगवान विष्णु का उपासक होने के कारण इसे आदि वराह की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? आदि वराह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसे दौलतपुर अभिलेख एक मिलता है हमें, ठीक है, वहां पर प्रभास पाटन की उपाधि भी दी गई है। दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास पाटन की उपाधि दी गई है। प्रभास पाटन की उपाधि दी गई है, ये बात याद रखनी है। इसने चांदी व
तांबे के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों को हम लोग द्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके जो सिक्के थे, इसके सिक्कों को हम लोग द्रह्म कहते हैं, और उन द्रह्म नामक सिक्कों पर इसकी उपाधि आदिवराह अंकित है। इन द्रह्म नामक सिक्कों पर इसकी उपाधि आदिवराह अंकित है। इन पर द्रह्म नामक सिक्कों पर उपाधि आदिवराह अंकित है। इसकी उपाधि आदिवराह अंकित है। द्रह्म नामक सिक्कों पर यह उपाधि दिखाई देती है। इसे अपने समय में जो है राष्ट्रकूट और पाल शासकों से पराजय का मुंह देखना पड़ा था। चरमोत्कर्ष पर इसके सामने शक्ति थी, लेकिन पालों और राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ था। लेकिन चेदी वंश के शासकों से इसकी मित्रता थी और गहलोत वंश के शासकों से इसकी मित्रता थी। तो चेदी और गहलोत वंश के शासकों की मदद से इसने नारायण पाल को बुरी तरीके से परास्त करके उसको पश्चिमी भाग को मतलब जो है भगा दिया था, और राष्ट्रकूट शासक था एक कृष्ण, उसको भी इसने पराजित किया हुआ था। तो हम बात करेंगे किसके बारे में कि इसने अपने समय में पालों एवं राष्ट्रकूटों से पराजय प्राप्त की, परंतु अपने मित्र शासकों चेदी एवं गहलोत वंश मदद से नारायण पाल को बुरी तरह परास्त किया। इसने क्या किया? बुरी तरह से परास्त किया। तथा पश्चिमी भाग को जीत लिया। इसने पश्चिमी भाग को जीता। इसने एक शासक और था कृष्ण, उसको भी पराजित किया हुआ था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण को भी पराजित किया हुआ था। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण को भी पराजित किया था। इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण को भी पराजित किया हुआ था। तो ये कौन व्यक्तित्व था? मेहरभोज। इसका नाम क्या था? मेहरभोज। और अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना हुआ था। मेहरभोज का जो साम्राज्य था इसका जो साम्राज्य था वो काठियावाड़, पंजाब, मालवा तथा मध्य देश तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? मध्य देश तक फैला हुआ था। संपूर्ण मालवा एवं अवध इसके अधिकार में थे। संपूर्ण मालवा और अवध कहां थे? इसके अधिकार में थे। गोरखपुर का एक वंश था कलचुरी वंश, और जयपुर का एक वंश था गहलोत वंश। ये इसके सामंत हुआ करते थे। कौन कौन से? गोरखपुर के कलचुरी, गोरखपुर के कलचुरी,
और जयपुर के गहलोत वंश। ये कौन थे? ये सामंत थे, ये सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत हुआ करते थे? ये मिहिर भोज के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, चलिए। किसको मजा नहीं आ रहा? लाइव क्लास में छोड़ के चला गया कोई एक बालक। आशीष, प्रीति, प्रदीप, संजना, संगीता, रोशनी, प्रीति और शैलजा। अच्छा, इतने लोग देख रहे हैं अभी। मेरे पास रिपोर्ट रहती है आपकी सबकी, टेंशन मत लिया करो। चलिए, तो बात करें इसके बाद अगले शासक की, लेकिन उससे पहले एक बात और लिखा देता हूं इसके बारे में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। पेहोबा अभिलेख मिलता है हमें एक, पेहोबा अभिलेख। इस पेहोबा अभिलेख की बात अगर करें तो ये पेहोबा अभिलेख क्या कहता है कि पंजाब और करनाल भी उसके राज्य में हुआ करते थे। पंजाब एवं करनाल भी मिहिर भोज के राज्य में थे। एक और हमें ताम्रपत्र मिला है जिसका नाम है ऊना ताम्रपत्र। ऊना ताम्रपत्र। ऊना ताम्रपत्र में यह बात कही गई है कि इसने कन्नौज को उन्हें वैभवशाली बनाया। क्या कहा गया है ऊना ताम्रपत्र में इसके लिए? किसने कन्नौज को वैभवशाली बताया। देखो, मैंने अभी एक बच्चे का नाम लिया तो कुछ लोग और चले गए छोड़ करके। चलो फिर आज ऐसा कर लेते हैं, 1 घंटे की क्लास रख लेते हैं। 1 घंटा तो हो गया, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो लाइव क्या ही करें। क्यों भाई, बताओ, और पढ़ोगे क्या आगे? अरे 1 घंटा हो गया, बहुत है क्या? बताओ। कमेंट्स तो आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगा। इसके बाद महेंद्रपाल आएगा, 855 से 910 के बीच में शासन करेगा। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल शासक आएगा। ठीक है, चलिए। प्रीति शर्मा कह रही है सर जून में एग्जाम है। आशीष कह रहे हैं कि सर पढ़ लीजिए। हाँ भैया, जून में एग्जाम है, वो तो पता है मुझे, बिल्कुल पढ़ लेते हैं इसलिए ना। वेरी गुड। चलिए, तो अगला शासक लेते हैं हम लोग। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम जो है वो 855 से और 910 के बीच में रहेगा। 855 से और 910 के बीच में रहेगा। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम जो है, इसको निर्भय राज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निर्भय राज भी कहते हैं। इसने मगध एवं उत्तरी बंगाल को विजित किया था। क्या किया था? मगध को और उत्तरी बंगाल को विजित किया हुआ था। पाल शासक नारायण पाल को हराया था। पाल शासक नारायण पाल को हराया था। इसके समय प्रतिहार राज्य
गंगा के मुख से लेकर गंगा के मुख से लेकर अर्थात हिमालय से लेकर विंध्य तक फैल गया था, विंध्य तक फैल गया था, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फैल गया था, ये भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वी समुद्र से लेकर के पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक फैल गया था, क्योंकि मेरुबोज इसको एक पृष्ठभूमि बना के दे गया था। ठीक है भाई, यहां तक की बात। तो ये कौन था? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं भाई, टेंशन मत लो, कहां जाएंगे आपको छोड़ के, है ना। इसको रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और महेंद्रा युद्ध भी कहते हैं। निर्भय राज भी कहते हैं। इसकी दो उपाधियां और लिख देता हूं मैं आपको, महेंद्रा युद्ध और रघुकुल चूड़ामणि। महेंद्रा युद्ध और रघुकुल चूड़ामणि। इसको क्या कहते हैं? इसको महेंद्रा युद्ध भी कहते हैं और रघुकुल चूड़ामणि भी कहते हैं। ये उपाधियां याद रखनी खूब पूछी जाती हैं। इसकी राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था जिसका नाम था राजशेखर। ठीक है, वो महेंद्रपाल का राजगुरु भी था, राजशेखर। ठीक है, हाँ, इसी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, इसी राजशेखर ने काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल रामायण और हरिविलास नामक जो ग्रंथ थे उनकी रचना इस महेंद्रपाल के टाइम पर ही हुई है। तो इसके दरबार में हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। इसके दरबार में इसके गुरु प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे। भाई इसके गुरु भी थे और एक फेमस विद्वान भी थे, ये रहते थे राजशेखर। ठीक है, महेंद्रपाल के समय में, इसके समय में काव्य मीमांसा कपूर मंजरी, बाल रामायण एवं एक नाटक और था जिसका नाम था हरिविलास। हरिविलास जैसे नाटकों की रचना हुई थी। हरिविलास जैसे ग्रंथों की रचना होती है इसके टाइम पर। इसके बाद अगला शासक आएगा महिपाल। ठीक है, महिपाल का जो टाइम है वो 913 से लेकर के 945 हो जाएगा ईस्वी सन एडी, इसका टाइमिंग आ जाएगा। महिपाल की स्टोरी क्या थी? महिपाल महेंद्रपाल के बाद शासक बनता है, महेंद्रपाल का पुत्र होता है। ठीक है, यानी कि महेंद्रपाल के बाद उसका पुत्र भोज शासक बना था, भोज शासक बना था। महिपाल उसका पुत्र नहीं था, महेंद्रपाल का पुत्र था भोज, परंतु उसके सौतेले भाई महिपाल ने उसको सिंहासन से उतार दिया। तो ये था तो महेंद्रपाल का पुत्र ही, लेकिन वो रियल उत्तराधिकारी नहीं था, रियल उत्तराधिकारी भोज था। ठीक है, ये सेकंड वाइफ से था, तो सेकंड वाइफ से था तो इसने क्या किया, इसने उसको उतार दिया और स्वयं शासक बन गया। अब इसके टाइम पर क्या हुआ,
हम बात इसको यहां लिख लेते हैं कि महेंद्रपाल के बाद उसका पुत्र भोज शासक बना। लेकिन आगे की कहानी क्या थी? महिपाल ने भोज को सत्ता से हटाकर स्वयं शासन स्थापित किया, स्वयं सत्ता ग्रहण कर ली। ये इसका सौतेला भाई था, भोज सौतेला भाई था। भोज क्या था? सौतेला भाई हुआ करता था। अब इसके टाइम पर शासन राष्ट्रकूटों में चल रहा था इंद्र तृतीय का। अब इसके टाइम पर क्या हुआ? महिपाल के टाइम पर इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। परंतु क्या हुआ, इस महिपाल ने पुणे इंद्र के लौट जाने के बाद, मतलब वहां पर तो कन्नौज पर आक्रमण हुआ, कन्नौज को इंद्र तृतीय ने कैप्चर कर लिया, लेकिन जैसे वो गया दक्षिण की ओर तो वापस से इसने कन्नौज पर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। मतलब पूरे तरीके से ये हार नहीं पाया था, वहां पर एक संघर्ष जरूर हुआ था इनके बीच में। तो इस बात को लिखेंगे हम लोग यहां पर कि महिपाल के समय कन्नौज पर राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया। इसके वापस जाते ही कन्नौज पर महिपाल ने अपनी स्थिति उन्हें अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहां तक। अब इसके समय में क्या हुआ था, लगभग 940 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो एक स्थिति तो ये हो गई थी। तो इसके समय लगभग 940 में भाई इंद्रायुद्ध का एक आक्रमण तो राष्ट्रकूट का हो गया। फिर बात करें हम कि इंद्रायुद्ध को इसने भगा दिया और यहां आप देखोगे कि कन्नौज पर वापस अपनी पकड़ हासिल कर ली। तो लगभग 940 में फिर क्या हुआ, पुनः राष्ट्रकूटों का आक्रमण हुआ। पुनः क्या हुआ, पुनः राष्ट्रकूटों ने वापस इस पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और कहां पर? कन्नौज पे गया, यानी कि उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। और इस समय राष्ट्रकूटों ने क्या किया कि कलिंजर और चित्रकूट के दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। 940 के आसपास राष्ट्रकूट आक्रमण हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर भारत पर हुआ। और इन्होंने इस जगह कालिंजर एवं चित्रकूट दुर्ग पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? 940 के आसपास उत्तर भारत में आकर के कालिंजर और चित्रकूट दुर्ग पर राष्ट्रकूटों ने क्या है, हमला कर दिया और राष्ट्रकूटों ने उसको कैप्चर कर लिया था। अच्छा, मुझसे तो आप लोग कह रहे थे कि सर पढ़ाइए, और खुद क्लास में से गायब हो गए। देखो, आशीष, प्रीति, संजना, रोशनी, प्रीति शर्मा और शैलजा, बहुत लोग चले गए छोड़ करके। ऐसे थोड़ी होता है। क्यों भाई, बताओ? मुझे काम पे लगा गए और खुद चले गए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कालिंजर और चित्रकूट के दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ था, प्रतिहारों का विघटन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसी कारण
प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। ये बात याद रखनी है आपको। और उसके अधीन सामंत, प्रतिहारों के अधीन जो सामंत थे, चंदेल थे, चेदी थे, परमार थे, इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद परमार वंश, चेदी वंश और चंदेल वंश आपको स्वतंत्र राज्यों के तौर पर दिखाई देंगे। विघटन प्रारंभ हुआ तथा प्रतिहारों के सामंत चंदेल, चेदी एवं परमारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। क्या कर लिया? अपने स्वतंत्र राज्य यहां पर स्थापित कर लिए थे। और इस तरीके से क्या हुआ कि इस प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ। हम थोड़ी सी बातें जैसे राजशेखर के बारे में बात करेंगे तो राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज बताया है। रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल चूड़ामणि भी कहा है, रघुकुल मुकुटमणि भी कहा है, कई सारे नाम पुकारे हैं। इसके टाइम पर महिपाल जो शासक था, प्रतिहारों का जो शासक महिपाल था, उसके शासन काल में एक अरबी यात्री था अल मसूदी, जो भारत आया हुआ था और उससे रिलेटेड जो वृत्तांत थे उसने जो दिए वो खूब सारे पूछे जाते हैं। तो अपन थोड़ा सा डिस्कशन उस मैटर को लेकर करते हैं। राजशेखर ने महिपाल को क्या क्या नाम दिए? आर्यावर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुक्तामणि का नाम भी दिया है, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि व रघुकुल मुकुटमणि या मुकुटमणि के नाम से पुकारा है। ठीक है, इसकी कहानी इस तरीके से दिखाई देती है। इसके टाइम पर अल मसूदी भारत आया था। ठीक है, अल मसूदी भारत आया था। इसके समय अल मसूदी ने भारत की यात्रा की थी। अल मसूदी के अनुसार अगर हम बात करें अल मसूदी के अनुसार इसने क्या किया था? 4 सेनाओं का संगठन किया था। महिपाल ने 4 सेनाओं का संगठन किया। महिपाल ने 4 सेनाओं का संगठन किया था। प्रत्येक सेना में 70,000 के आसपास, और 7 लाख से 9 लाख के बीच सैनिक थे। मतलब 4 सेनाओं का संगठन किया और प्रत्येक सेना में 7 लाख से लेकर के 9 लाख सैनिक हुआ करते थे। सेनाओं का संगठन किया और प्रत्येक सेना में 7 से 9 लाख सैनिक थे।
कितनी भारी भरकम सेना बना दी इसने। ठीक है, हाँ। पहली सेना मुसलमानों से लड़ने के लिए, दूसरी सेना राष्ट्रकूटों से लड़ने के लिए, और तीसरी एवं चौथी सेना अन्य शत्रुओं से लड़ने के लिए। अन्य शत्रुओं से लड़ने के लिए। एक राइटर और दिखाई देगा, ये तो अल-मसूदी का विवरण था और एक व्यक्ति राजशेखर था, राजशेखर का विवरण था। एक क्षेमेश्वर नाम का राइटर और था, क्षेमेश्वर ने इसको कर्नाट विजेता भी कहा है। ठीक है, और क्षेमेश्वर के अलावा एक कन्नड़ के लेखक थे पंपा, उन्होंने इसको गुर्जर राजा कहा है। क्या कहा है? गुर्जर राजा कहा है। और यही जो महिपाल है, इसके टाइम पर ही सास बहू का एक अभिलेख लिखा गया था। ये कुछ बातें इसके लिए और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट कर लेनी। अगला पॉइंट, महिपाल को क्षेमेश्वर ने कर्नाट विजेता कहा है। कन्नड़ लेखक पंपा ने इसे गुर्जर राजा कहा है। और इस महिपाल के समय पर ही सास बहू का अभिलेख लिखा गया था। तो ये था महिपाल। महिपाल के बारे में हमने बात की। अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का था। इसके बाद उत्तराधिकारी जो अन्य शासक हुए थे वो कमजोर शासक हुए थे और उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था। तो अपन केवल एक पॉइंट पर एक ही बात लिख लेंगे कि अन्य उत्तराधिकारी शासक। इन अन्य उत्तराधिकारी शासकों में देखें तो महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय आया था। और महेंद्रपाल द्वितीय के टाइम की बात करें तो अप्रॉक्स 945-46 एक वर्ष तक शासक रहा था। 945 से 46 तक। ठीक है, महेंद्रपाल के बाद जो शासक आया वो 4 शासक आए थे। एक आया था देवपाल, और देवपाल के बाद में एक शासक आया था आपका विनायकपाल द्वितीय। फिर आया था महिपाल द्वितीय, और फिर आया था विजयालय। कौन आया था? विजयालय। ठीक है, ये शासक हुए थे यहां पर। अब विजयालय का जब टाइम आया था तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि गुर्जर प्रतिहार राज्य जो है वो कई भागों में बढ़ चुका था।
कारण क्या था कि जब 963 ईस्वी में इंद्र तृतीय का आक्रमण हुआ था, तभी इनके सामंत इनसे स्वतंत्र होना शुरू हो चुके थे। स्वतंत्र राज्यों में ये विभाजित हो गया था इंद्र तृतीय के आक्रमण के पश्चात। और कन्नौज के जो गहड़वाल थे वो इन्हीं में से निकलेंगे। जिजाग भुक्ति के जो चंदेल थे वो इन्हीं में से निकलेंगे, प्रतिहारों में से। मालवा के परमार इन्हीं में से निकलेंगे। गहलोत या चौहान जो वंश था वो इनमें से निकलेगा। चेदी इन्हीं में से निकलेंगे। गुजरात के चालुक्य आदि थे, वो सब इनमें से निकलने का मतलब इनसे पैदा नहीं हुए, वो इनके अधीन सामंत थे। पहले एक सत्ता में सब पिरोए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए, वो स्वतंत्र शासक बन गए थे सब के सब। तो विजयालय, और विजयालय के समय तक मैं बात करूं आपसे, विजयालय के समय तक प्रतिहार साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो चुका था। कई भागों में विभाजित हो चुका था। इंद्र तृतीय के आक्रमण 963 ईस्वी के बाद जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति के बारे में बात की जा रही है। यानी कि कन्नौज के गहड़वाल यहां पर दिखाई देंगे आपको। कन्नौज के गहड़वाल स्वतंत्र हो गए। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देते हैं जिजाग भुक्ति के चंदेल। जिजाग भुक्ति के चंदेल, मालवा के परमार, गहलोत, चौहान, और एक चेदी थे, आपको चेदी बताया था मैंने, चेदी थे, और गुजरात के चालुक्य थे, ये भी आ जाएंगे इसमें, चेदी आ जाएंगे। और 6वें नंबर पर गुजरात के चालुक्य। इन सब ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा साम्राज्य किस तरीके से खड़ा होता है और किस तरीके से उसमें महत्वपूर्ण शासक होते हैं। उन महत्वपूर्ण शासकों की वजह से वो सत्ता चलती रहती है, ठीक है। और महत्वपूर्ण शासकों के बाद में क्या होता है कि वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इन सब राजवंशों का निर्माण हो गया, लेकिन अभी प्रतिहार वंश पूरे तरीके से समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ था, आगे चलिए, आगे की कहानी बताते हैं आपको। इसके बाद राज्यपाल शासक बना था। इसके बाद शासक कौन बना, राज्यपाल शासक बना, ठीक है। इसने 1018 तक कन्नौज पर शासन किया। राज्यपाल ने क्या किया, 1018 तक कन्नौज पर शासन किया। अब क्या हुआ था कि 1018 में महमूद गजनवी का कन्नौज अभियान हुआ था। याद आया क्या भाई, अरे याद आया क्या, कन्नौज अभियान हुआ था। उस समय इस राज्यपाल ने अपनी राजधानी को छोड़ दिया कायरता पूर्वक, और इसकी इस कायरता को देख करके चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। कन्नौज अभियान हुआ, अतः
राज्यपाल ने राजधानी छोड़कर चला गया। तो राज्यपाल की हत्या अतः चंदेल शासक विद्याधर ने कर दी। कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो। ये कहानी विद्याधर तक और राज्यपाल तक आ गई। अब राज्यपाल के बाद में त्रिलोचनपाल शासक आया, फिर यशपाल शासक हुआ, ठीक है, और इन्हीं के समय में इस राजवंश का अंत हो गया। इसके बाद त्रिलोचनपाल एवं यशपाल शासक हुए, ठीक है, त्रिलोचनपाल एवं यशपाल शासक हुए। इनके समय इस राजवंश का अंत हुआ। इन्हीं के समय पे क्या हुआ, इस राजवंश का अंत हो गया था पूरे तरीके से, और कन्नौज पर गहड़ वालों का शासन आ गया। कन्नौज पर गहड़ वालों का शासन स्थापित हो गया। कन्नौज पर क्या हुआ, गहड़ वालों का शासन स्थापित हो गया। प्रतिहारों की अश्वारोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। अश्वारोही जो सेना थी वो बहुत सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। तो ये था आपका प्रतिहार वंश। कौन सा था, प्रतिहार वंश। इसके बाद बच्चों कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चौहान वंश। कौन सा पढ़ेंगे, चौहान वंश। तो अब चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान तक आएंगे हम लोग, और तराइन का द्वितीय युद्ध लेकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना करवाएंगे। इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग गूगल के प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर एक रेटिंग का ऑप्शन आता है, 5 स्टार की रेटिंग देके इस एप्लीकेशन को, और थोड़े से अच्छे अच्छे कमेंट्स वहां पे लिख दीजिएगा, है ना। मैं आज चेक करूंगा शाम को सबको जा करके गूगल के प्ले स्टोर पे जहां से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, वहां 5 स्टार की रेटिंग दे करके नीचे इसमें अच्छे कमेंट्स लिखने हैं कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या है, हमारा कंटेंट का लेवल क्या है, और किस तरीके से हम आपको समझाते हैं। तो जो भी अच्छी बातें आप हमारे लिए डेडिकेट कर सकते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। कल वापस मुलाकात करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच तब तक के लिए।